प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपको एमपी सुपर 100 का 2018 का पेपर आपको समझाने वाले हैं बहुत सरल तरीके से। आपको बस देखना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ। ठीक है, तो ये देखो आपको ये वेग, यहाँ पर वेग है और समय कहाँ है, इस डायरेक्शन में जो है समय जा रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में समय जा रहा है। फिर पूछ रहा है कि ए तथा बी के बीच वस्तु का त्वरण है। त्वरण माने ए, और ए बराबर होता है भी बटे टी। ए बराबर होता है भी बटे टी। भी माने वेग और टी माने होता है बच्चों समय। अब आप ए बराबर भी बटे टी में बच्चों जैसे ही मान रखेंगे आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो त्वरण पूछ रहा है तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, वेग देख रहे हैं यहाँ पर आप देखें वेग 10 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 सेकंड आपका समय है। ए बराबर भी बटे टी। ठीक है, तो वेग आपका क्या है 10 है। ये हमने ए वाले 10 जो है यहाँ पर रख दिए और टी क्या है आपका 2 है। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो वस्तु का जो त्वरण निकल के आया यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ए इसकी विमा है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको ध्यान रखना है, यहीं बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब प्रश्न है आपका, लंबी कूद में एक एथलीट कब अधिकतम बल का अनुभव करता है। माने देखो जो एथलीट होते हैं बच्चों, क्या है बच्चों, भाग रहे हैं। ठीक है, अब उनको क्या है यहाँ इतनी लंबाई पे कूद रहा है। तो बच्चों आपने कभी दौड़ की होगी, आपको कुछ क्या है कूदना है। तो आप लास्ट टाइम पे ऐसे कि आपको कुछ लंबाई दूरी है, ठीक है, तो एकदम आप क्या करते ऐसे ताकत लगाते हैं। अभी देखा है आपने, ताकत लगाई होगी एकदम से। कोई जब लास्ट में आपको वो काम अंत में पहुंच जाता है तो एकदम ताकत लगाते हैं, भागते हैं एकदम ऐसे उड़ जाते हैं आप। तो जो कूद के प्रारंभ में, क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या है, आप यहाँ पर कूदना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तो आप दौड़ रहे थे, लेकिन यहाँ आप कूद रहे हो। तो कूद के प्रारंभ में आपका यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर है। कूद के प्रारंभ में आपका यहाँ पर क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। अब आपका प्रश्न है कि एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए, कोई वस्तु है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की, कोई भी वस्तु है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की, उस पर आपने क्या 2 सेकंड के लिए एक नियत बल लगाया। आपने उसमें क्या किया, धक्का लगाया। ठीक है, यदि वस्तु के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 11 मीटर प्रति सेकंड कर देता है तो लगाया गया बल है। माने कोई वस्तु, एक कह रहा है प्रश्न कि वस्तु है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की, वो पहले चल रही थी। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 2 सेकंड के लिए, ऐसे कोई मोटरसाइकिल जा रही है, ऐसे आप क्या करते हैं, शरारत ये करते हैं, साइकिल से आपका दोस्त जा रहा है, आप पीछे इसमें धक्का देते हैं तो एकदम तेज चलने लगती है। तुम 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर वो 11 मीटर प्रति सेकंड से वो चलने लगती है। तो आपने जो बल लगाया है उस बल का मान आपसे यहाँ पूछा है। तो सिंपल सा प्रश्न है, बल बराबर होता है बच्चों F बराबर ma। F बराबर क्या होता है, ma। बल बराबर F बराबर ma होता है। m द्रव्यमान होता है, a त्वरण होता है। क्योंकि यहाँ द्रव्यमान शब्द आ गया तो आपको ये द्रव्यमान वाला सूत्र यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो चलो हल करते हैं इसको। तो F बराबर ma, द्रव्यमान कितना है 10 है। ठीक है, ए कितना है, ए निकालते हैं अपन, ए बराबर भी बटे टी। अब भी क्या है बच्चों, 2 भी हो गए आपके। कैसे भी हो गए 2 आपके, कि 5 मीटर प्रति सेकंड ए आपका वेग हो गया और 11 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो V2 माइनस V1, तो 11 माइनस 5 ये बराबर भी बटे टी होता है। त्वरण का सूत्र रट लो, 100% इससे 2 प्रश्न आपके आएंगे, ए बराबर भी बटे टी से। टी कितना है, समय कितना है आपका 2 है। तो 11 में से 5 गए तो 6 5 11 और 6 बटे 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ पर अपन ने 3 धर दिया और 10 तिया 30 न्यूटन का आप पे
बल लगा, आपने बल लगाया, तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन है, आप सभी जानते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर, जो सी ऑप्शन में है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आपका प्रश्न है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या घट जाती है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो द्रव्यमान है वो कैसा रहता है, वो नियत रहता है। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण माना होता है बच्चों स्मॉल जी, ये ध्यान देना। तो द्रव्यमान नियत रह रहा है, द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, द्रव्यमान में चेंज नहीं होना, लेकिन त्रिज्या घट जाती है। तो आपको सभी को पता है कि इसका जो सूत्र है, इसका सूत्र है वो क्या है, इसका सूत्र है आपका G बराबर Gm/r²। ठीक है, तो त्रिज्या घट जाती है, या त्रिज्या का और गुरुत्वीय त्वरण का संबंध कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। जब त्रिज्या घट रही है तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में वृद्धि हो जाती है। तो देखो आपका आंसर क्या निकलता है यहाँ पर, बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर यहाँ पर है वो आपका डी सही है। आपका प्रश्न है, माना चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 है। माना जो चंद्रमा की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, r/4 है, r/4 है, तथा इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 है। माना इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, m/80 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो यह बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको हम हल करके आपको समझाते हैं। तो जो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता है, स्मॉल g बराबर Gm/r²। तो जो त्रिज्या है चंद्रमा की, जो त्रिज्या है कितनी है आपकी, r/4 है। और जो द्रव्यमान है वो कितना है, m/80 है। ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। अब मान रख देते हैं अपन, इसमें क्या समस्या है। तो जो m का मान अपन यहाँ पर रखेंगे तो कैसे रखेंगे अपन, देखते हैं। तो क्या आएगा आपका 1/80, और r कितना है, r/4 है, r/4 है। ठीक है, तो मान 1/4। और यहाँ पर भी ध्यान देना, यहाँ वर्ग लगा हुआ है तो 4 चौकों 16 है, यहाँ भी वर्ग आएगा, 4 चौकों 16। अब 4 चौकों 16 होंगी, 16 एकम 16 और 16 पंचे 80। तो स्मॉल g बराबर क्या आएगा आपका, G/5 आपका यहाँ पर सही आंसर निकल कर के सामने आ जाता है। आपका बी आंसर जो है एकदम करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर कितना सरल प्रश्न आपसे पूछा है। पहले प्रश्न को समझेंगे अपन कि समान संवेग वाली, माने जो P है संवेग है जो समान है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान क्रमशः m और 2m। माने दो वस्तुएं हैं बच्चों, दो वस्तुएं हैं, इसका द्रव्यमान m है और इसका द्रव्यमान 2m है, इसका द्रव्यमान 2m है। ठीक है, इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात K1/K2 है। माने इसकी गतिज ऊर्जा K1 से है और इसकी K2 है। अब देखो यहाँ आपको लग रहा होगा इसकी 1 है इसकी 2 है, नहीं, ये तो नाम रख दिया इन्होंने नाम रख दिया कि इसका K1 है इसका K2 है। ये चाल जाना चाल कम की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, तो नाम रख दिया ये K1 है ये K2 है। तो देखो सरल कैसे है, ये सरल कैसे है तो समझो। देखो आप, बहुत सरल ये प्रश्न है, इसको अपन दोबारा से फिर समझाते हैं। कि माना कि बच्चों यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ बच्चों ये हमने समझा दिया, ए बच्चों m द्रव्यमान की वस्तु है और ए आपकी 2m द्रव्यमान की वस्तु है, दोनों चल रही हैं और इसका गतिज ऊर्जा का अनुपात K1 है और इसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात K2 है। तो हमने यहाँ तक आपको जो समझाया है
इसी से उत्तर आपका बनेगा। ठीक है, अब K1 K2 का क्रमशः अनुपात पूछ रहा है। क्रमशः अनुपात तो अपन ने जैसे ही अपन ने यहाँ लिखा K1 बटे K2। अब समझो, जो ऑप्शन में आपके हैं जो हैं, देखो अनुपात एक, या तो 1:2 आएगा या 2:1 आएगा। ये सिंपल सी बात है। ऐसे हम मान के चलते हैं कि इसका 2/1 भी हो सकता है और इसका 1/2 भी हो सकता है। या तो बच्चों आपका ए ऑप्शन सही है या आपका डी ऑप्शन सही है, या तो आपका ए ऑप्शन सही है या आपका बच्चों डी ऑप्शन सही है। अब कौन सा सही है आपका, यही तो आपको सोचना है। देखो, ये जो नियम होता है यहाँ पे बच्चों, इसका जो मान होता है यहाँ लिखा जाता है, इसका जो मान होता है वो यहाँ लिखा जाता है। ये अब छोटी बात है, देखो कैसे आपको बताएं। ठीक है, तो जो K1 है, K1 का मान सिर्फ 1 है, माने m है। जो K1 है इसका मान सिर्फ m है, और K2 है इसका मान 2m है। ये K2 है इसका मान 2 है। कब होगा, तब हम 2/1 लिखेंगे, 2/1 लिखेंगे। तो 2/1 कहाँ लिखा हुआ है, ये आपका डी ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगर हम इसको यह माने, अगर हम इसको बच्चों ऐसा माने K1 बटे K2 बराबर 1/2 माने, तो आपका उत्तर क्या निकलेगा, K12 बराबर K2, जबकि K2 तो 2 आना चाहिए। यहाँ K2 1 ही आया, K2 1 से गुणा हो नहीं सकता क्योंकि K2 1 नहीं है, K1 2 नहीं है, K1 सिर्फ अकेला है। तो देखो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कितने सरल होते हैं। फिर ये गुणा पे आधारित आपका ये प्रश्न था जो कि बहुत ही सरल था। अनुदैर्घ्य तरंगें गमन कर सकती हैं, माने अनुदैर्घ्य तरंगें जो होती हैं वो गमन किन किन में कर सकती हैं। अच्छा, अनुदैर्घ्य तरंगों को हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड माने लंबी दूरी चलने वाली। लंबी दूरी कोई चीज़ चल रही है तो उसके माने वो सभी में चल सकती है। तो जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती है बच्चों, ये ठोस में भी चल सकती हैं, द्रव में भी चल सकती हैं और गैस में भी चल सकती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें 2 प्रकार की तरंगें होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगें। लेंस सूत्र पर आधारित यह प्रश्न है, बहुत ही सरल है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसका जो प्रतिबिंब है लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। बहुत ही सरल ये प्रश्न है। लेंस का सूत्र है आपने, अच्छा वो क्या है आपका, 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। हमको निकालना है 1/u। तो इसी सूत्र को हम दोबारा से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 1/f, ये माइनस की वैल्यू है, इधर आएगी तो धन की जाएगी, 1/v बराबर 1/u। ये आपका सूत्र बना। फोकस दूरी अवतल जो लेंस होता है इसकी फोकस दूरी हमेशा आपको पता ही है ऋण में होती है। तो क्या इसको लिखेंगे 1/20 प्लस 1/v माने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब, बने तो 1/10। ठीक है, आप इन दोनों का लघुत्तम जो बच्चों कितना आता है, 20 आता है। 20 एकम 20 और 1 एकम 1, तो -1 आएगा यहाँ पे। 10 दूनी 20, 2 एकम 2 आएगा। तो 2 में से 1 गए तो 1 बचा आपका, तो 1/20 बराबर 1/u। तो यहाँ आपका कौन सा आंसर सही है, u बराबर 20 कहाँ लिखा है, यहाँ पर बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये आपका बने। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 20 सेंटीमीटर। बच्चों आपके सामने जो प्रश्न है, थोड़ा सा इसको पढ़ो। क्या पढ़ना है, कहोगे सर क्या पढ़ना है, आप ये पढ़िए कि रीडिंग लेंस के लिए प्रयुक्त करते। आपने रीडिंग की, आपने पढ़ा, आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये दिख नहीं रहा है आपको, माने आपको पास का नहीं दिख रहा है। और पास का नहीं दिखता बच्चों किस दोष में। अब बच्चों कहोगे कि पास माने निकट होता है, तो निकट दृष्टि दोष, ऐसा नहीं होता है।
बच्चों आपको है दूरदृष्टि दोष। माने दूरदृष्टि दोष में बच्चों दूर का तो दिखता है, पास का नहीं दिखता है। और हमने ये बोला कि आप रीडिंग कर रहे हो, पढ़ रहे हो, किताब से पढ़ रहे हो, मोबाइल में पढ़ रहे हो, आपको नहीं दिख रहा है, मतलब पास का नहीं दिख रहा है, तो आपको दूरदृष्टि दोष है। इतना आप समझ गए। और दूरदृष्टि दोष में बच्चों कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं, ये भी आपको पता है। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस प्रयोग में लेते हैं। दूरदृष्टि में उत्तल और निकट में अवतल। ठीक है, माने आपको उत्तल लेंस लेना है। अब उत्तल लेंस लेना है तो ऑप्शन में देख लेते हैं। तो उत्तल लेंस माने आपका जो बी ऑप्शन है यहाँ भी उत्तल लेंस लिखा हुआ है, और जो डी ऑप्शन है यहाँ भी उत्तल लेंस लिखा हुआ है। 50% आप सही पहुँच गए हो। अब यहाँ लिखा है कम फोकस दूरी वाला, यहाँ लिखा है अधिक फोकस दूरी वाला। और सुनो बच्चों, अधिक फोकस दूरी का जो लेंस है, अगर अपने चश्मे में लगवाते हैं ये उत्तल लेंस, तो अक्षर बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे आपको तो इतनी आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों अपन कौन सा लेंस इसमें प्रयुक्त करते हैं, अब आपके सामने आंसर आ गया है सही। अब आपके सामने उत्तर आ गया कि कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त करते हैं। तो ये आपका एकदम सही आंसर है बी। अब प्रश्न है आपका कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में कौन सा रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। तो आपने स्कूल में प्रिज्म का प्रयोग किया होगा। क्या होता है प्रिज्म का क्या मतलब है। तो बच्चों जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो वह अभी 7 रंगों में, वह अपने अभी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जैसे वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं। तो यहाँ बच्चों एक रंग दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रंग दिखाई देंगे। यहाँ पर जो रंग है बच्चों, यहाँ पर आपको बैगनी रंग दिखाई देता है। यहाँ पर आपको बैगनी रंग दिखाई देता है, ऊपर आपको बच्चों लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, तो बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, ध्यान रखें। माने भटक जाना। सर्वाधिक फैला हुआ रंग कौन सा दिखाई देता है, बैगनी रंग, क्योंकि इसका विचलन जो है सर्वाधिक होता है। सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। तो जिसका विचलन कम होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ये भी प्रश्न बनता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है, लाल रंग की। सबसे कम तरंग दैर्घ्य है बैगनी रंग की, माने कम चलना। इसको ऐसे समझो, तरंग दैर्घ्य का मतलब है जो चले, कम है ज़्यादा। सोचो, कम तरंग दैर्घ्य तो कम चलता है और ज़्यादा तरंग दैर्घ्य ज़्यादा चलता है। तो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य बहुत कम है, ये बहुत दूर तक पहुंच नहीं पाता है, ये रंग, ये कलर पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि रास्ते में ही इसका विचलन हो जाता है। रास्ते में ही ये कलर जो है भटक जाता है, विचलन हो जाता है, पहुंच ही नहीं पाता है। तो विचलन सर्वाधिक है आपका बैगनी रंग का। आपके सामने प्रश्न है, संलग्न चित्र में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान है। ये बिंदु ए, ये बिंदु बी है। तो इस तरीके का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, सरल प्रश्न आता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखो, यहाँ पर ध्यान रखो बच्चों, इस तरीके से जुड़े होते हैं तो इन्हें अपन क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। इन्हें क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ जाते हैं R1, R2 और R3। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं और समांतर में भाग दिया जाता है, समांतर में घट जाते हैं। इतना आप याद कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान जुड़ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर 8 ओम और 8 ओम के 2 प्रतिरोध है, समांतर में हैं, और एक आपका श्रेणी क्रम में है। ये आपने यहाँ पर समझ लिया। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पर आपको बताते हैं। 8 और 8 समांतर में क्या बोला, भाग दिया जाता है। हमने आपको बताया कि आपको 2 सूत्र याद करने हैं, 2 सूत्र याद करने हैं। एक आपको समांतर वाला याद करना, एक श्रेणी क्रम में। तो R समांतर का सूत्र है आपका R/N। R/N प्रतिरोध कितना दिया है, 8 दिया है। संख्या कितनी है, 2 है। एक 8 ओम का ए, एक 8 ओम का ए, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो बराबर आपका 4 आया। तो माने इतने का जो मान है ये कितना आया, 4 ओम आया आपका। कितना आया, 4 ओम आया। अब इस प्रकार श्रेणी क्रम में आपके 2 प्रतिरोध होगा, एक होगा 4 ओम का और एक है आपका 8 ओम का। एक 4 का है, एक 8 का। हमने बोला कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध
आपको जोड़ देने हैं, बस ऐड कर देने हैं। तो 4 और 8 हो गया 12। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान आपका कितना आता है? 12 ओम। तो आपका करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। आपका प्रश्न है, एक बल्ब पर 200 वोल्ट और 60 वाट लिखा है। माना बच्चों आपके सामने बल्ब है, घर पे देख लेना, आपके सामने बल्ब है, उस पर बच्चों क्या लिखा हुआ है? 220 वोल्ट और 100 वाट और 100 वाट लिखा हुआ है। इसका प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध के हिसाब से ही बच्चों वो उजाला देता है। प्रतिरोध के हिसाब से वो क्या करता है बच्चों? उजाला देता है। हमने आपको बताया बच्चों एक जो सूत्र है आपका P बराबर, इस पर हमेशा प्रश्न आता है, P बराबर VI होता है। और बच्चों ओम के नियम में V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो V की जगह हम मान रखते हैं IR, R और I यहाँ पर दिया ही है। तो आपका क्या एक सूत्र बन जाता है? IR²। अब यहाँ पर देखो IR, आपके पास दो सूत्र हो गए, P बराबर VI और IR²। आपको तो याद कर लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद। अब यहाँ पर कहीं पर भी आपको वोल्ट दिखाई कहाँ दे रहा है? हाँ, यहाँ पर वोल्ट, लेकिन यहाँ पर पहले सूत्र में प्रतिरोध नहीं दिख रहा है, यहाँ पर प्रतिरोध दिख रहा है तो यहाँ पर वोल्ट नहीं दिख रहा है। समस्या तो है अभी। तो इसका एक सूत्र बनाते हैं। अब अपन ने V का मान रखा था, अपन I का मान रखेंगे, अपन I का मान रखेंगे, ठीक है। तो देखो I का मान रखेंगे तो V का V रखे रहने दो। और I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है V/R। I बराबर होता है V/R। एक सूत्र आपका ये बन गया V²/R। एक सूत्र आपका बन गया V²/R। इस प्रकार तीन सूत्र तो आपको रटना है, क्या दिक्कत है? P बराबर VI, P बराबर IR² और P बराबर V²/R। तो देखो जो सवाल है यहाँ वोल्ट दिया है, तो यहाँ देखो ये वोल्ट हो गया, ठीक है। और प्रतिरोध आपसे पूछा है तो ये प्रतिरोध यहाँ रहा। तो माने आपका सूत्र जो है P बराबर V²/R यहाँ पर लगता है। तो क्या हो गया आपका? P बराबर V²/R। V² माने वोल्टेज 200 गुणित 200 और यहाँ P माने वाट कितना दिया है? 100 दिया है। 100 आपका ये हो गया, ये हो गया आपका V²। अब इसको आपको हल करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ ऐसे हल कर सकते हैं अपन, दो बिंदु हैं तो सामने वाले दो बिंदु आपके यहाँ कट जाते हैं। तो V² आपका क्या निकल के आता है? V² बराबर 20 और 20 बीसम बीसम 400। तो देखो यहाँ पर आपको आपका करेक्ट आंसर क्या है? V बराबर 400 ओम। V बराबर 400 ओम आपका करेक्ट आंसर है। तो जो आपका बी ऑप्शन है एकदम आपका ये सही उत्तर है। अब आपका प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है बच्चों दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात करते हैं। बच्चों इसको मैक्सवेल का कार्क स्क्रू का नियम भी कहते हैं। इसको मैक्सवेल का कार्क स्क्रू का नियम भी कहते हैं। अब बच्चों ये वास्तव में प्रश्न ये है कि एक कोई चालक तार है, इसमें जो है बच्चों विद्युत धारा बह रही है। अब बच्चों क्या है, आपने इसको इस तरीके से पकड़ा कि आपका अंगूठा क्या है बच्चों? अंगूठा क्या है? ऊपर की ओर रहे। आपने इस चालक तार को पकड़ लिया। आप कहते हैं पेंसिल भी हो सकती है, पेंसिल की नोक जो है अंगूठे तरफ को कर दो और पेंसिल को आप पकड़ो। तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं आपकी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो बच्चों चालक जो तार है, धारावाही चालक तार है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। ये और इसे मैक्सवेल का स्क्रू नियम भी कहते हैं। ये 2 नंबर में लिखने के लिए, 3 नंबर में आपकी कक्षा 10 में और कक्षा 11 12वीं में और आता है। 10 में तो आता ही है, कक्षा 12वीं में आता है। एक बार और सुन लो, दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम ये कहता है यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ लें कि हमारा अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो हमारी मुड़ी हुई उंगलियां चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बताती हैं। इसे
मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम भी कहते हैं, हमारे पेचकस का नियम भी कहते हैं, या फिर दक्षिण या दाएं हस्त का नियम भी कहते हैं, दाएं हस्त अंगूठे का नियम भी कहते हैं। आपका प्रश्न है विद्युत मोटर का सिद्धांत आधारित है। तो आपको पता है कि जो विद्युत मोटर होती है वो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। अब वो घूमती किस कारण से है, उस पर ऐसा कौन सा बल लगता है कि वो घूम जाती है। तो इस पर जो बल लगता है बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस पर बल लगता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चों कौन सा सही है, आंसर नंबर सी है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के सिद्धांत पर विद्युत मोटर काम करती है। अब है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका सही उत्तर है सोलर सेल। आपका सही उत्तर क्या है, सोलर सेल आपका सही उत्तर है। और आपको पता है जो सोलर सेल होती हैं वो किससे बनी होती हैं, सिलिकॉन से और जर्मेनियम से बनी होती है, माने अर्धचालकों से ये सोलर सेल बनी होती हैं। आप इसी तरह हमारे इस चैनल पर सभी विषयों से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम आपको इसी तरह इस चैनल पर समझाते हैं। तो जो छात्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो बनाए हैं, बायोलॉजी के भी बनाए हैं, फिजिक्स के भी क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करें और इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।